प्रथम नंबर सवाल आपका कह रहा है कि विषम छांटिए। विषम छांटने का मतलब यह हुआ जो सबसे अलग हो, जो सबसे भिन्न हो, उसी का मतलब होता है विषम। जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुआ है, एक इसमें से कोई अलग होगा, वही विषम होगा, वही मेरा उत्तर के रूप में मान्य होगा। जैसे देखिए ACF एक में दिए हुआ है ACF, ए होता है 1 पर, सी होता है 3 पर और एफ होता है 6 पर। इसी तरह 2 नंबर दिए हुआ है IKN, आई होता है 9 पर, के होता है 11 पर, एन होता है 14 पर। कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें +2 किए हुआ है और इसमें +3 किए हुआ है, इसमें +2 किए हुआ है, के से एन तक जाने के लिए +3 किए हुआ है। इसी तरह ऑप्शन 3 नंबर हम देखेंगे, इसमें EGI है, EGI है तो E5 होता है, G7 होता है, I9 होता है। तो देखिए इसमें +2 किए हुआ है और G से I तक जाने के लिए +2 किए हुआ है। कहने का मतलब यह हुआ कि आपका जो 3 नंबर ऑप्शन है यह सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इसमें 2 प्लस करके फिर 2 प्लस कर रहा है, बाकियों में +2 +3 करके सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, चौथा के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जब भिन्न हमको मिल गया तो उसी को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग प्रथम नंबर क्वेश्चन समझ गए होइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यह मैट्रिक्स दर्शाया गया है जो कि आप 11th 12th में भी पढ़े होइएगा। बिल्कुल उसी तरह रो और कॉलम का प्रयोग इसमें भी करना है। तो आपको पता होता है रो और कॉलम के बारे में। तो रो होता है क्या? रो होता है जो फरी हुई लाइन होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है। और कॉलम क्या होता है? जो वर्टिकल होता है। जो वर्टिकल मतलब खड़ी लाइन के बारे में चर्चा करता है। तो इसमें प्रथम वाला जो है, प्रथम लाइन को जो परी लाइन है उसमें रो का प्रयोग करना है और जो द्वितीय लाइन होगा उसमें कॉलम का प्रयोग करना है। जैसे इसमें दर्शाया गया है कि रूट का कौन सा सेटिस्फाइड करेगा। तो देखिए रूट के लिए आर का, सबसे पहले आर पर हम आते हैं, इस पर विचार करते हैं। आर को दर्शाना है क्या यह रो कॉलम को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए पर हम चलेंगे तो 5 और 6। तो हमने आपको बताया है कि प्रथम वाला जो होगा वह रो होता है, सेकेंड वाला जो होता है वह कॉलम होता है। तो 5 को हमको रो में खोजना है। तो देखिए 5 वहाँ है, 5 वहाँ है और 6 खड़ी लाइन में खोजना है कॉलम में। तो 5 और 6 का जो यह मेन पॉइंट बनता है यू, यह यू दे रहा है। देखिए पहले परी हुई लाइन, उसके बाद खड़ी हुई लाइन। तो 5 और 6 पर यू दे रहा है लेकिन यहाँ आ रहा है। तो यह 1 नंबर ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन आपका जो है गलत है। इसी तरह हम 2 नंबर के पास आते हैं। देखिए 5 और 9, तो 5 रो और 9 कॉलम में देखना है। तो 5 और 9 पर कौन होता है? देखिए 5 यही है परी हुई लाइन और 9 यही है खड़ी लाइन। तो 5 और 9 को आर सेटिस्फाइड कर रहा है, आर सेटिस्फाइड कर रहा है। तो 9 पर हम रो और कॉलम को सेटिस्फाइड करवाएंगे। तो देखिए यू है तो 9 पर क्या यू सेटिस्फाइड कर रहा है? तो देखिए 9 से परी हुई लाइन पहले और खड़ी लाइन बाद में। तो 9 पर यू को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसी तरह से डी को चेक करेंगे, 3 4 पर क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है? तो देखिए 3 यहाँ से लेंगे और 4 यहाँ से लेंगे। तो डी जो है 3 4 को सेटिस्फाइड कर रही है। और उसके बाद ई के बाद ई पर हम आते हैं। तो ई के लिए 1 1 क्या सेटिस्फाइड कर रही है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए 1 यहाँ से लेंगे और 1 यहाँ से लेंगे, यह रो होता है, यह कॉलम होता है। तो ई 1 1 को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपका बी ऑप्शन जो है सही है। सी और डी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए इसी तरह हम 3rd नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। और 3 नंबर क्वेश्चन जो आपका है यह ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जो कि इसको बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरह के एग्जाम में किसी भी प्रकार के दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो देखिए
सवाल ब्लड रिलेशन का है। और हमने आपको क्लास में जो भी मेरे विद्यार्थी होंगे लाइव देख रहे होंगे उनको पता होगा कि ब्लड रिलेशन जब हम पढ़ाए हुए थे तब उसमें होता है मैं मेरे बोलने वाले के लिए जो कि फर्स्ट पर्सन होता है, तुम तुम्हारे सुनने वाले के लिए होता है जो कि सेकेंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में चर्चा किया जाए इसे इसके उसे उसके, जिसके बारे में इशारा किया जाए या जिसके बारे में इशारा किया जाए या जिसके बारे में परिचय दिया जाए वह थर्ड पर्सन होता है। तो देखिए एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा तो बोलने वाले कौन हुआ? महिला हुई। बोलने वाले कौन हुआ? महिला हुई। तो महिला क्या हुई? फर्स्ट पर्सन हुई। और एक व्यक्ति का परिचय दे रहा है तो यह जो व्यक्ति है क्या हुआ? थर्ड पर्सन हुआ जिसके बारे में बोला जा रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आसान तरीका में। सवाल कह रहा है एक व्यक्ति का परिचय देते हुए महिला ने कहा इनके भाई के पिता, तो इनके जगह पर कौन आ जाएगा? व्यक्ति। तो व्यक्ति के भाई के पिता, व्यक्ति के भाई का जो भी पिता होगा वह भी व्यक्ति का पिता ही होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। व्यक्ति के भाई का पिता जो होगा वह व्यक्ति का पिता ही होगा, व्यक्ति का पिता ही होगा। इससे आप लोग संतुष्ट होंगे जो भी क्लास में मेरे पढ़ते होंगे या जो भी लाइव आकर जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको पता होगा कि कौन से रिलेशन का किस साइन से उसको हल किया जाता है, उसको डिनोट किया जाता है, उसके बारे में बखूबी हम बताए हुए हैं, यहाँ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। बोल कौन रही है? औरत बोल रही है। तो औरत के दादा के इकलौते पुत्र, औरत के दादा के जो इकलौते पुत्र है, तो अपने गांव की भाषा में दादाजी को बाबा बोला जाता है। तो औरत के दादाजी के जो इकलौते पुत्र है वो औरत के पिताजी होंगे, औरत के पिताजी होंगे, औरत के पिताजी होंगे, औरत के पिताजी मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। और यह दोनों मिल करके जो है एक ही प्रोडक्ट का चर्चा करता है। देखिए यह व्यक्ति जो है इसको पिता कह रहा है और यह औरत भी जो है इसको पिता कह रहा है। और हम क्लास में बखूबी बताते हैं कि किसी दो अन्य व्यक्ति मिल करके एक प्रोडक्ट का निर्माण करता है और उसी प्रोडक्ट को दूसरा व्यक्ति कुछ और कहता है और दूसरा व्यक्ति कुछ और कहता है। कहने का मतलब यह होगा कि इससे जो संबंध इसका है जरूरी नहीं है कि वही संबंध इससे हो, लेकिन इसका भी कुछ संबंध इससे रहता है, जो कि यह इसको पिता कह रहा है और यह औरत भी इसको पिता कह रहा है। तो महिला व्यक्ति से कैसे संबंधित है, यह आपका सवाल पूछ रहा है। तो हम आपको बताए हुए हैं कि इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा समझिएगा। महिला व्यक्ति से कैसे संबंधित है तो इसको कैसे पढ़ना है। यह जो है लेफ्ट में है महिला और व्यक्ति राइट में है, तो हमेशा राइट वाला बोलता है। तो व्यक्ति महिला को क्या बोलेगा? सवाल पूछने का तरीका यह हुआ कि व्यक्ति महिला को क्या बोलेगा, तो व्यक्ति महिला को बहन बोलेगा। इसके साथ आंसर बी के साथ चला जाएगा। बी ऑप्शन में यह आंसर है, इसको क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो चलिए 3 नंबर सवाल आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चौथी नंबर सवाल पर हम आते हैं और चौथा नंबर सवाल शायद इन्हीं बच्चे का छूट जाए, ना बने, लगभग सभी का बनना चाहिए क्योंकि डाइस का प्रश्न है और बनना चाहिए, ना बने तो कहीं ना कहीं आप में दिक्कत है। आप क्लास ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन उसको बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। देखिए कह रहा है नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है। यदि नीचे अंक 2 है, यहाँ 2 है, यदि नीचे अंक 2 है तो ऊपर कौन सा अंक होगा? तब मैंने आपको बताया कि डाइस में 1 कॉमन नंबर होता है, 2 नंबर कॉमन होता है, ग्रेटर देन 2 फिगर होता है और एक सबसे लास्ट जो भी पढ़ना होता है ओपन डाइस। तो यह 1 कॉमन का प्रश्न है। देखिए दोनों में 4-4 कॉमन है। तो मैंने बताया कि जो भी कॉमन मिले 2 फिगर में, जो भी कॉमन मिले वहां से क्लॉकवाइज अगर घूमते हैं एक फिगर में तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं एक फिगर में तो दूसरे फिगर में भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ क्या किया कि घड़ी किस दिशा में चलती है? ऐसे चलती है, क्लॉकवाइज में। तो इसको क्लॉकवाइज में घुमा देते हैं। तो 4 के बाद फिगर 1 से क्या होगा? फिगर 1 से क्या होगा? 4 के बाद 2 होगा, उसके बाद 1 होगा और फिगर 2 में 4 के बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 होगा। तो देखिए 1 का विपरीत जो भी संख्या है वो 5 है।
2 का विपरीत जो भी संख्या है 3 है। और जो संख्या इसमें दिखाई नहीं दे रही हो, चूंकि पासा में 6 गो सतह होता है और 1 गो सतह इसमें अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो उसको खोज करके जो भी डिजिट दोनों में कॉमन मिला है उसका अपोजिट वह संख्या आ जाएगा। तो आपको पता है कि इसमें 6 नहीं है, तो 4 का अपोजिट 6 आ जाएगा। तो बोल रहा है सवाल कि यदि नीचे अंक 2 है तो ऊपर कौन होगा, तो नीचे अंक 2 है तो ऊपर अंक 3 हो जाएगा। कहने का मतलब कि 2 का जो विपरीत होगा वही इसका ओरिजिनल आंसर होगा। तो ऑप्शन ए को हम टिक मारते हुए आगे बढ़ते हैं। शायद किन्हीं को समझ में ना आया हो, हमको उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए समझ गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर सवाल की ओर। और यह सवाल ओपन डाइस की है, और ओपन डाइस आप लोगों को ऑफलाइन में पढ़ाया गया है। और ठीक उसी तरह ओपन डाइस कोई भारी नहीं होता है, सिर्फ इसमें लॉजिक होता है, रीजनिंग सेंस होता है, इसमें सिर्फ सेंस पर काम करना होता है। क्योंकि देखिए यह कोई एकेडमिक सब्जेक्ट तो है नहीं, ना तो इससे बीए होता है, ना इससे मैट्रिक होता है, ना इससे ग्रेजुएशन, एमएड कुछ भी नहीं होता है। यह कोई एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है। और जब यह एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है तो इसमें इससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक है वो भी एकेडमिक नहीं होगा, यह आपके सेंस मापक है। क्योंकि अगर आप किन्हीं एग्जाम को क्वालिफाई करके जाते हैं तो उस कुर्सी पर बैठने योग्य आप है या नहीं है, यही रीजनिंग दर्शाता है। अगर यह एकेडमिक सब्जेक्ट होता तो इससे लोग पीएचडी करता, ग्रेजुएशन करता, बहुत सारे इससे डिग्रियां मिलता, लेकिन यह कोई एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है। तो चलिए हम आते हैं 5 नंबर सवाल पर। और 5 नंबर सवाल जैसे बोल रहा है ओपन डाइस के बारे में। तो देखिए मैंने क्लास में आपको बताया होगा कि एक बीच वाला छोड़ करके और 2 गैप जो होता है वह एक दूसरे के विपरीत होता है। तो यदि आप इस 3 को कट कर दीजिएगा तो 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत आ जाता है। तो देखिए यहाँ से एक बीच वाला छोड़ करके एक दूसरे का विपरीत आता है, तो ये 3 का विपरीत कौन आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो बचा 1 और 5, तो यह दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। बची हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत सबसे अंत में हो जाती है। तो देखिए सवाल में क्या कह रहा है, यदि नीचे दी गई व्यवस्था से पासा बनाया जाए, एक पासा बनाया जाए तो 1 के सामने वाले फलक पर कौन सा होगा। तो 1 यहाँ है, तो 1 के विपरीत में कौन है, 5 है, तो इसका आंसर कौन चला जाएगा, 5 के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में 5 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आते हैं अब 6 नंबर सवाल पर। आप लोगों ने डायरेक्शन पढ़ा होगा, अच्छी तरह से पढ़े हैं, हमको पता है इसमें क्या कह रहा है सवाल में। देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि यह उत्तर होता है, यह दक्षिण होता है, यह पूरब होता है, यह पश्चिम होता है। अब देखिए इसके मिड वाला जो होता है यह उत्तर पूरब होता है, उत्तर पूरब होता है। और इसके जो बीच वाला होता है यह दक्षिण पूरब होता है, दक्षिण पूरब होता है। और इसके जो बीच वाला होता है यह क्या होता है, दक्षिण पश्चिम होता है, दक्षिण पश्चिम होता है। और इसके जो बीच वाला होता है यह क्या होता है, उत्तर पश्चिम होता है, उत्तर पश्चिम होता है। तो देखिए सवाल में कहा जा रहा है कि दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहा जाए, दक्षिण यही है, तो दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहा जाए। तो देखिए दक्षिण यह है, और आपको पता है कि डायरेक्शन हमेशा 45 का पहाड़ा पड़ता है। यहाँ से यहाँ 45 डिग्री का कोण बनता है, फिर यहाँ से यहाँ 45 डिग्री का, यानी टोटल यह जो है 90 डिग्री का कोण देता है। कहने का मतलब यह हो गया कि 45 के पहाड़ा के इर्द गिर्द में डायरेक्शन घूमता है। तो देखिए दक्षिण को कहा जा रहा है, दक्षिण को उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम यही है, उत्तर पश्चिम यही है। तो देखिए 1 2 3, कहने का मतलब यह हुआ 45 गुना 90, 35 45 135, टोटल यह 135 डिग्री जो है, 135 डिग्री किधर घुमा है, 135 डिग्री यह जो है किस तरफ घुमा है, क्लॉकवाइज की तरफ, क्लॉकवाइज की तरफ यह घुमा है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि यह स्वयं को 135 डिग्री क्लॉकवाइज में अगला दर्शाता है। तो पश्चिम को क्या दर्शाया जाएगा, तो पश्चिम यही है ना। तो देखिए पश्चिम जब यह है तो 45 डिग्री यह देगा, 90 डिग्री यह देगा, और प्लस 45 यह, यानी 135 डिग्री जो इसको है उत्तर और पूरब जो है
इसी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में 135 डिग्री जो है उत्तर पूर्व देगा, जो कि सी ऑप्शन में है। तो इसको सी ऑप्शन मारिए। उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आया होगा कि क्लॉकवाइज में 135 डिग्री का कोण दर्शाता है, उसी तरह सेकेंड वैल्यू में भी उस तरह का दर्शा करके आगे बढ़ जाना है। तो चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ गई। अब आपका सवाल कह रहा है सांकेतिक भाषा में येलो को X, F, K, M, N, Z लिखा जाता है, तो डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा, यह आपका सवाल है। तो देखिए Y, E, L, O, W को लिखा जाता है X, F, K, M, N, Z। तो देखिए यह कोडिंग टू कोडिंग का सवाल है, अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए Y है 25, इसका स्थान होता है, और X का 24वां स्थान होता है। इसमें क्या किए हुआ है, एक जो है माइनस कर दिए हुआ है, और E से F गया है, E5 होता है, F6 +1 कर दिए हुआ। ठीक इसी तरह L से K पर आने के लिए कम कर दिया है, फिर इसी तरह L से M तक जाने के लिए +1 कर दिए हुआ है, फिर O से M तक आने के लिए -1 किया हुआ है, फिर W से Z तक। तो देखिए W जो होता है 23 पर होता है, और Z होता है 26 पर। तो इसमें क्या किए हुआ है, +3 का एडिंग किए हुआ है। ठीक इसी तरह डॉक्टर का बनाते हैं, डॉक्टर। ठीक इसी तरह इसको सजाना है। तो प्रथम में -1 कीजिएगा तो क्या आएगा, C आएगा, फिर O में +1 कीजिएगा तो क्या आएगा, P आएगा, फिर C में -1 कीजिएगा तो क्या आएगा, B आएगा, फिर T में +1 कीजिएगा तो क्या आएगा, U आएगा, फिर O में -1 करना है, O में -1 करना है तो क्या आ जाएगा, N। अब E वाला जो है R, इसमें +3 करना है, इसमें क्या करना है, +3 करना है। ठीक इसी तरह W से Z तक जाने के लिए +3 किए हुआ है, तो R में +3 कीजिएगा तो R 18 आता है, तो 18 और +3 21 होगा। तो कहने का मतलब यहाँ U होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो दिया हुआ नहीं है। तो ठीक इसी तरह देखिए सबसे नजदीक कौन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, सबसे नजदीक में कौन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, वही मेरा ओरिजिनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए CNPBUS, CPBUNSN, यहाँ तक जो है सबसे नजदीक में देखिए A वाला जो है सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ अगर S होता तो इससे काम बन जाता, लेकिन क्या और ऑप्शन इसके नजदीकी में काम कर रहा है, कोई ऑप्शन काम नहीं कर रहा, इसलिए मजबूरी बस जो है हमको यहाँ S का प्रयोग करते हुए +1 का ही प्रयोग करते हुए, चूंकि ऑप्शन कोई सही नहीं है इसमें, लेकिन तत्काल 4 में से एक को लेकर के चलना है। तो तत्कालीन सवाल का कॉन्सेप्ट का या तरीका देखते हुए इसमें हम ऑप्शन A को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सबसे नजदीक जो है ऑप्शन A सेटिस्फाइड कर रहा है, इसीलिए यहाँ S का U का प्रयोग न करते हुए S का प्रयोग करके आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए ऑप्शन नंबर A आपका सत्य है, इस बात को सभी लोग समझ गए होइएगा। चलिए इस तरह आगे बढ़ते हैं 8वें सवाल की ओर। 8वें सवाल में कहा रहा है एक सार्थक शब्द बनाना। सार्थक शब्द का मतलब क्या हुआ, एक मीनिंग, एक वर्ड, जो वर्ड सत्य हो, जो इंग्लिश वर्ड के लपेटे में आता हो, वही एक वर्ड इसे तैयार करना है कि कोई एक वर्ड बनाया जा रहा है या नहीं। तो आपको पता होगा TMHREO, तो देखिए MOTHER, इसे मदर बनाया जा रहा है। जिनका इंग्लिश सही होगा, क्योंकि एसएस इंग्लिश का डिमांड करता है, और जिनका इंग्लिश सही होगा वह इसको 100% टिक आउट करके भागेगा, जिनका इंग्लिश सही नहीं होगा वो सवाल नहीं बना पाएगा। तो देखिए यह क्या बना रहा है, मदर बना रहा है, MOTHER, और M का कोड क्या है, 4 है, O का कोड क्या है, 0 है, T का कोड क्या है, 5 है, H का कोड क्या है, 3 है, E का कोड क्या है, 1 है, R का कोड क्या है, 2 है। तो देखिए 40 53 12 40 53 12 आपके ऑप्शन
डी नंबर में है, तो डी को टिक आउट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा बात। तो चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। चलिए 9वीं नंबर क्वेश्चन देखिए, सिलोजिज्म का सवाल है। सवाल बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि यहाँ का माहौल इस तरह का है कि यहाँ सिलोजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, उसके बाद आपको हो गया डायरेक्शन, इस सब का बहुत छोटा छोटा लॉजिक दिया जाता है। अब वो समय नहीं रह गया कि बच्चे उसे पढ़ पढ़ के पास कर जाए। अब मैथ रीजनिंग वाले की काफी ज्यादा भूमिका बढ़ गई है। इस चीज को समझिए, इस चीज को समझना है और बारीकी से पढ़ना है और मन लगा के पढ़ना है। क्योंकि रीजनिंग देखिए सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसको अगर आप पर डे 1 आवर दे देते हैं तो मैं आपको आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका यह बढ़िया स्कोर दे जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या है, कुछ मन के अंगूठिया है, कुछ मन के अंगूठिया अंगूठिया है। उसके बाद आपका सवाल कह रहा है कुछ अंगूठिया चूड़िया है, कुछ अंगूठिया चूड़िया है, चूड़िया है। उसके बाद कह रहा है सभी चूड़िया कपड़े हैं, सभी चूड़िया कपड़े हैं, कपड़े कपड़े। उसके बाद आपका सवाल कह रहा है सभी कपड़े बॉक्स हैं, सभी कपड़े बॉक्स हैं, सभी कपड़े बॉक्स हैं। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ बॉक्स चूड़िया है, कुछ बॉक्स चूड़िया है। तो यहाँ देखिए कुछ बॉक्स क्या चूड़िया है, हाँ, तो ऑप्शन 1 नंबर क्या हुआ, सही हुआ। अब आपका सवाल सेकंड निष्कर्ष कर रहा है कुछ कपड़े अंगूठिया है, कुछ कपड़े अंगूठिया है, तो बात तो बिल्कुल सही है, तो 2 नंबर भी सही हुआ। अब आपका सवाल कह रहा है कुछ चूड़िया मनके हैं, कुछ चूड़िया मनके हैं। क्या चूड़िया और मनके का कोई दूर दूर तक कनेक्शन आपको नजर आ रही है? नहीं है, तो कहिएगा सर यह ऑप्शन 3 जो है तो गलत है। तो सही कौन कौन हुआ, केवल 1 और 2 सत्य है, यानी 1 और 2 जो है सत्य है। तो चलिए हम इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए केवल 1 अनुसरण करता है, केवल 1 या 2 अनुसरण करता है। यहाँ आइदर का प्रयोग कर रहा है, लिखा रहता 1 और 2 अनुसरण करता है तो टिकाऊ कर देते, और यहाँ पर है केवल 1 और 3 अनुसरण करता है। और अनुसरण कौन किया है, 1 और 2, तो किन्हीं ऑप्शन में नहीं है, किन्हीं ऑप्शन में नहीं है। तो इसका ऑप्शन 1 नंबर जो है, 1 नंबर जो है सेटिस्फाइड करेगा, 1 नंबर जो है सेटिस्फाइड करेगा, जो कि ऊपर इसमें है। ए कोई अनुसरण नहीं करता है, क्योंकि आंसर मेरा 1 और 2 सत्य है, लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं है तत्कालीन, तो कोई अनुसरण नहीं करेगा। इसको लेते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं 10वीं नंबर क्वेश्चन की ओर। सवाल आपका है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 14वें। देखिए कुछ टीचर जो है यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में इजोटी पर चर्चा करके पढ़ाते हैं। इजोटी, इजोटी का मतलब यह होता है, इजोटी E5 होता है, J10 होता है, O15 होता है, T20 होता है, Y25 होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि आपको यह बोल देगा याद करने के लिए, और इसके इर्द गिर्द से और जो है डाटा तैयार करने के लिए बोला जाता है, और जो भी अल्फाबेट है उसका डाटा बोला जाता है निकालने के लिए। लेकिन अब वैसा जमाना नहीं रहा। जो भी आदमी A से Z तक काउंट करने का तरीका लेफ्ट से और राइट से जान रहा है वह हीरो हुआ। एक्चुअल में होता है कि आप इजोटी के चक्कर में पढ़िएगा, और जो मेन खिलाड़ी होगा, मेन प्लेयर होगा, वह इसको याद कर लिए होगा, और एग्जाम में उसको जो है सोचने का कोई आवश्यकता नहीं होगा, और डायरेक्ट आंसर टिक आउट करके निकल जाएगा। इसलिए ए से जेड तक काम करने का तरीका सीख लीजिएगा। 1 से 2 दिन में उम्मीद है कि सीख लीजिएगा, अगर याद बढ़िया से कीजिएगा तो चलिए सवाल पर आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 14 में, लेफ्ट से बोल रहा है ना, तो लेफ्ट से 14 में क्या होता है, N 14। N जो होता है
14 पर आता है। और तथा दाएं से 16वें अक्षर, तो आपको बताया गया है कि लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू 27 होता है। तो दाएं से 16वां हुआ तो 27 में से 16 को घटाइएगा तो 11 आएगा, जो कि लेफ्ट का वैल्यू देता है। तो वही संख्या लेफ्ट से क्या आ जाएगा, लेफ्ट से के आ जाएगा। तो के कितना पर आता है, 11 पर। अब देखिए 11 और 14 के बीच में 12 और 13 आता है। कहने का मतलब यह हुआ कि एल और एम यह दोनों आएगा, लेकिन दोनों किन्हीं ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अगर दोनों रहता, कोई एक ऑप्शन में दोनों रहता तो आंसर होता। क्योंकि 2 बार है लेकिन 3 को इसमें आता, मान लीजिए कि यहाँ एक और संख्या आ जाता तो एम हो जाता बीच में, लेकिन यहाँ 2 आ रहा है तो 2 में से फासला करने में कठिनाई होगी कि यह होगा कि यह होगा, क्योंकि दोनों है तो दोनों किन्हीं ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं को टिक आउट करके हम भागेंगे। तो चलिए आते हैं 11 नंबर सवाल पर। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। यह कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और उम्मीद है इसको आप लोग बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे और हम बढ़िया से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए RIPPLE को लिखा जाता है 61 33 82 और लाइफ को लिखा जाता है 81 92। सबसे पहले इसमें आप कॉमन बात देखिए कि ई लास्ट में है तो इसका कोड 2 दिया है, डबल पी का प्रयोग है तो डबल 3 दिए हुआ है। कहने का मतलब यह हो गया कि जिसका जो स्थान है वही कोड किया गया है, जिसका जो स्थान है वही कोड किया हुआ है। जैसे देखिए RIPPLE को लिखा जाता है 61 33 82, लाइफ को लिखा जाता है LIFE, लाइफ को लिखा जाता है 8192। तो पिलर को क्या लिखा जाएगा, PILLER को क्या लिखा जाएगा, तो P का कोड हम यहाँ से लेते हैं 3, I का कोड यहाँ से लेते हैं 1, डबल L है, L का कोड क्या दिया हुआ है 8, L का कोड क्या दिया हुआ है 8, तो डबल L है तो डबल 8। उसके बाद E का कोड क्या है 2 है तो 2 ले लेते हैं, R का कोड क्या है तो 6 है तो 6 ले लेते हैं। 31 88 26, 31 88 26 आपके ऑप्शन ए में है और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी लोगों का क्वेश्चन समझ में आया होगा 11 तक। क्योंकि समय को देखते हुए, समय के पाबंदिशों को देखते हुए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि सभी दोस्तों को अच्छा लगा होगा। और अब इसके बाद जो है 11 के बाद 12 सवाल आपको कल कराया जाएगा। तो सभी लोगों का दिल से धन्यवाद है। और अब इसके बाद जो है आपको बता दूं कि इंग्लिश और मैथ्स की भी क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। तो विशेष में कुछ कहना नहीं है। ओके बाय, टेक केयर।